इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर रहा था। साइन करके उसने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स अपने सामने बैठे आदमी के हाथ में दे दिए। इस वक्त उसके सामने मिस्टर विमल रॉय बैठे हुए थे और सिद्धार्थ कुछ और नहीं बल्कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर साइन कर रहा था। सिटी सेंटर में मौजूद वही प्रॉपर्टी जो उसे मिस्टर रॉय ने दहेज में दी थी। मिस्टर रॉय ने मुस्कुराते हुए एक नजर अपने हाथ में पकड़े पेपर्स पर डाली और उसे एक फाइल में डाल दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। जाने से पहले मिस्टर रॉय ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सोनल बहुत मासूम है, बचपन से लेकर आज तक बहुत कुछ सहा है उसने, लेकिन अब वो तुम्हारी पत्नी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसका अच्छी तरह ख्याल रखोगे और उसे कोई भी तकलीफ नहीं होने दोगे। ये कहते हुए उन्होंने सिद्धार्थ की पीठ थपथपा दी। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे मिस्टर रॉय ने उसके कंधे नहीं सीधे उसके दिल को टच करते हुए ये बात कही हो। उसने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स अंकल, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। मिस्टर रॉय और उनके असिस्टेंट्स के चले जाने के बाद रोहित सिद्धार्थ के ऑफिस में आ गया। सर, ये तो जैसे चमत्कार ही हो गया, मतलब एक ही पल में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। कल तक मैं परेशान था कि वो प्रॉपर्टी नमन सिंघानिया हमारी नाक के नीचे से खींच कर ले जाएगा, मगर मैं तो शॉक रह गया ये जानकर कि सोनल जी का मिस्टर रॉय के साथ कोई रिलेशन है। मतलब कमाल है ना सर, मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी आपको बिना एक पैसा खर्च किए मिल गई, वो भी इतनी आसानी से। आपको इसके लिए सोनल जी को थैंक्स जरूर बोलना चाहिए सर। सिद्धार्थ से अब रोहित की बातें और नहीं सुनी जा रही थी, सो उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। अरे सर, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो सर 4:30 ही बजे हैं। कहीं आप सच में सोनल जी को थैंक यू कहने तो नहीं जा रहे हैं? मगर इतनी भी क्या जल्दी है सर? रोहित ने भी तेजी से उसके पीछे आते हुए कहा, मगर तब तक सिद्धार्थ ने अपनी कार में बैठते हुए कार को फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ा दिया था। रोहित पीछे खड़ा धूल और धुएं के बीच खांसता रह गया। घर पहुंचकर सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला तो अंदर एकदम से भूतिया सन्नाटा पसरा हुआ था। सोनल अब तक घर वापस नहीं आई थी। सिद्धार्थ ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। शाम के 5 बज रहे थे। वो जाकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए वो वहीं खड़ा सोनल के वापस घर लौटने का इंतजार करता रहा। काफी देर बीत गई थी मगर सोनल अब तक नहीं आई थी। सिद्धार्थ को बेचैनी से होने लगी थी। उसने आज इतनी बड़ी डील साइन की थी जो न जाने कब से उसका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, मगर इसके बावजूद उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि उसे अपने सीने पर बोझ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पूरी प्रॉपर्टी का बोझ इस वक्त उसके सीने पर पड़ा हुआ हो। अब उसे अपने बर्ताव पर पछतावा भी हो रहा था। सुबह जब उसने सोनल को खुद को इग्नोर करते हुए देखा था तो उसे उस पर बेहद तेज गुस्सा आया था। उसे लगा कि वो उसकी हेल्प करना चाह रहा है, मगर वो शायद उसे एटीट्यूड दिखा रही है। मगर अब उसे लग रहा था कि वो वाकई उससे नाराज हो गई है। इरिटेट होते हुए उसने एक सिगरेट सुलगा ली। क्या करूं मैं इस लड़की का, वो और उसकी लंबी नाक, कैसे मनाऊं मैं अब उसको? उसने पेशेंस बनाए रखा और उसका इंतजार करता रहा। काफी देर हो गई थी मगर सोनल अब तक वापस नहीं आई थी। उसने घड़ी पर एक नजर डाली। 6 बज चुके थे। रोज इस वक्त तक डिनर तैयार हो चुका होता था। सुबह सिद्धार्थ को भूख भी लगने लगी थी। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार सिद्धार्थ ने अपना फोन निकाला और सोनल का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी मगर किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ। उसने एक बार अपने फोन की तरफ देखा और इरिटेट होते हुए दोबारा सोनल का नंबर डायल किया, मगर अब भी किसी ने फोन नहीं उठाया। लगता है कुछ ज्यादा ही दिमाग गर्म हो गया है इस लड़की का। खुद में ही बड़बड़ाते हुए सिद्धार्थ ने फिर से कॉल किया। उसने भी ठान लिया था चाहे जो हो जाए सोनल से बात तो करके रहेगा, सो वो भी लगातार उसे कॉल करता रहा। दूसरी तरफ सोनल इस वक्त बाथरूम की सफाई कर रही थी। उसे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि सिद्धार्थ उसे इस तरह लगातार कॉल किया जा रहा होगा। फोन अब भी साइलेंट मोड में ही लॉकर के अंदर बंद था। आखिरकार कोई 40वीं बार सोनल का नंबर डायल करने के बाद सिद्धार्थ ने थककर हार मान ही ली। परेशान होकर उसने अपना फोन सोफे पर फेंक दिया। फोन एक बार बाउंस हुआ और जमीन पर गिर गया। सिद्धार्थ की झल्लाहट और बढ़ती जा रही थी। एक बार को उसका मन हुआ कि उसे किक मारकर रूम के बाहर ही फेंक दे, मगर उसने खुद को शांत किया और झुककर वापस अपना फोन हाथ में ले लिया। इस बार उसने अमन का नंबर डायल किया। जैसे ही अमन ने फोन रिसीव किया, सिद्धार्थ ने अपना सारा गुस्सा उसी के ऊपर निकाल दिया। कमीने कैसी वाहियात सजेशन दी थी मुझे कल रात, ऐसे लड़कियों को मनाता है तू? यही हाल रहा ना तो सच में सिंगल ही मरेगा तू। उसे अब भी इसी बात पर गुस्सा आ रहा था कि अमन की बात मानकर उसने सोनल के सामने एक अच्छे जेंटलमैन की तरह उसकी हेल्प करने की कोशिश की, जो कि जनरली वो कभी लड़कियों के साथ करता नहीं था। सोनल को तो खुश होना चाहिए था कि द ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर खुद उसे उसके कॉलेज तक छोड़ने के लिए जा रहा था। लड़कियां इस दिन के लिए सपने संजोती हैं, 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, मगर फिर भी उन्हें ऐसा नसीब नहीं मिल पाता है। वहीं उसने सोनल को इतनी इजीली इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, मगर उसने क्या किया? उसे एटीट्यूड दिखाकर चली गई वो लड़की। अबे क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे। अमन ने एकदम से अलसाई आवाज में जवाब दिया। अभी अभी सिद्धार्थ का फोन आने की वजह से वो जागा था, सो फोन पर सिद्धार्थ के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तू अब तक सो रहा है? पता भी है शाम के 6 बज रहे हैं। कुंभकर्ण सवार हो गया था क्या कल रात तुझ पर? अब तक अमन की नींद भी उड़ गई थी, मगर उसकी आवाज अब भी भारी थी। कल पूरी रात उसने नाइट शिफ्ट में काम किया था, सो आज घर आकर पूरे दिन वो बस सोता ही रह गया। अरे क्यों चिल्ला रहा है वो तो बता। तुझे आइडिया भी है क्या कल रात पूरे 10 घंटे तक लगातार ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहकर ऑपरेशन किया मैंने? अभी मुझे और रेस्ट की जरूरत थी, अब बोल क्यों जगाया मुझे? अमन ने पूरी तरह नींद से बाहर आते हुए पूछा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू चाहे रात भर जागे या पूरा दिन सोता रहे, मुझे बस ये बता कि तूने मुझसे कौन सा बदला लेने के लिए मुझे इतनी फालतू की सजेशन दी। कल रात तो मेरे सामने बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था कि तू लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से समझता है, लड़कियों को मनाने और हैंडल करने में तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, तो फिर तेरी सजेशन इतनी यूजलेस क्यों साबित हुई? हाँ, सिद्धार्थ ने एकदम से इरिटेटेड आवाज में कहा। अब तक अमन बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। उसने अपने लिए एक सिगरेट चला ली और उसका एक कश भरते हुए पहले तो अपना दिमाग स्थिर किया और फिर आराम से पूछा, तूने उससे माफी मांगी? ऑफ कोर्स मैंने माफी नहीं मांगी उससे, सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा। अब खुद देख ले, जब तूने मेरी सजेशन मानी ही नहीं तो फिर उसे यूजलेस कैसे कह रहा है? क्या है यार, एक सिंपल सा सॉरी ही तो बोलना है। अमन ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया। जवाब में सिद्धार्थ ने उसे सुबह की पूरी बात बताई, कैसे उसने सोनल को लिफ्ट देने की कोशिश की मगर उसने उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया और अब वो उसका फोन तक रिसीव नहीं कर रही है। उसकी बातें सुनकर अमन को एकदम से हंसी आ गई। क्या कहा था मैंने तुझसे, लड़कियां जब किसी बात के लिए जिद पकड़ लेती हैं तो फिर उन्हें मनाना इतना ईजी नहीं होता है। अब देख ले मेरी बात ना मानने का नतीजा, ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए अमन से कहा। क्यों, तुझे कोई दूसरी बात करनी थी मुझसे? सोनल अब तक घर नहीं आई है यार। सिद्धार्थ की आवाज में परेशानी के साथ साथ गुस्सा भी झलक रहा था। तुझे फिक्र हो रही है उसकी? अमन ने उसकी मन की बात जानने की कोशिश करते हुए पूछा। एक पल को सिद्धार्थ खामोश रहा, मगर फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। मुझे भूख लगी है। ओके, वो घर नहीं आएगी तो मेरे लिए डिनर कौन रेडी करेगा?
अमन को अब सिद्धार्थ के ऊपर बहुत तेज हंसी आ रही थी। हंसना बंद करेगा तू? सिद्धार्थ ने उसे गुस्से में डांटते हुए कहा। ओके ओके ओके, कूल डाउन कूल डाउन। देख, ना उससे तूने माफी मांगी, ना उसने तुझसे लिफ्ट ली। अब कम से कम इंसानियत के नाते ही सही उसे यूनिवर्सिटी से वापस घर तो लेकर आ ही सकता है ना तू? हाँ, अमन ने उसे समझाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी तेजी से घुमाते हुए उसे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के पास पार्क कर दिया। गाड़ी से बाहर निकलकर वो अपनी कार से पीठ सटाकर खड़ा हो गया और आने जाने वाले स्टूडेंट्स को देखने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त झल्लाहट साफ साफ नजर आ रही थी। उसे इस वक्त सोनल पर बेहद तेज गुस्सा आ रहा था। न केवल उसने उसके कॉल्स को इग्नोर किया, बल्कि अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि घर आने के बजाय वो यहाँ यूनिवर्सिटी में छुपकर बैठी थी। मैं भी देखता हूँ सोनल मेहता, कैसे तुम वापस घर नहीं आती हो। आज तो अगर सबके सामने तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़ा ना, तो मैं वो भी करूंगा। सिद्धार्थ ने मन ही मन कुड़ते हुए कहा। उसने अपना फोन निकाला और वापस सोनल का नंबर डायल करने लगा, मगर इस बार भी सोनल ने फोन नहीं उठाया। कोई 10 बार रिंग जाने के बाद कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। सिद्धार्थ का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आखिर कर क्या रही है लड़की? मैं ही बेवकूफ हूं जो उसके पीछे यहाँ तक चलाया हूं। सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेशन में एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली। सिद्धार्थ को अब अमन पर भी उतना ही गुस्सा आ रहा था। ये अमन तो नालायक है ही, मैं उससे भी बड़ा नालायक हूँ जो उसकी बात मानकर इस पागल लड़की को खोजने के लिए इतनी दूर तक चलाया हूँ। इस लड़की ने आज सुबह जैसे मेरे साथ बिहेव किया, उसके बाद तो मुझे भी पूरा हक है उसे इग्नोर करने का। मगर अब तो सिद्धार्थ यहाँ आ चुका था। अब यहाँ आकर भी यहाँ से बिना सोनल को लिए लौटना कहीं ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता। सिद्धार्थ के मन में ख्याल आया, क्या पिछली बार की तरह इस बार भी ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू सोनल को खोज लिया जाए? अभी सिद्धार्थ वहाँ खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि यूनिवर्सिटी से एक थोड़ा मोटा सा मंझोले कदकाठी का आदमी बाहर आया। उसके सिर पर आधे बाल उड़ चुके थे। उम्र में वो सिद्धार्थ के पिता के बराबर लग रहा था। सिद्धार्थ के बगल से गुजरते हुए उसने एक बार उसे मुड़कर गौर से देखा और उसके चेहरे पर एकदम से खुशी छा गई। मिस्टर कपूर, आप यहाँ? उसने सिद्धार्थ के करीब आते हुए पूछा। सिद्धार्थ एकदम से अचकचा गया। उसने उसकी तरफ गौर से देखा और पहचानने की कोशिश करने लगा, मगर दिमाग पर बहुत जोर डालने के बावजूद उसे याद नहीं आया कि वो उससे कभी मिला है। उसे कंफ्यूजन में देखकर उस आदमी ने तुरंत अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हेलो मिस्टर कपूर, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं यहाँ का डीन हूँ, सूर्य कुमार अग्निहोत्री, इन शॉर्ट एसके अग्निहोत्री। नाइस टू मीट यू मिस्टर अग्निहोत्री। सिद्धार्थ ने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मिस्टर अग्निहोत्री ने एक्साइटेड होकर उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, आप यहाँ कैसे? वो भी इस वक्त? May I help you with something? Of course you can help me. सिद्धार्थ ने झल्लाहट से भरकर कहा। वो तो आगे और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, जैसे Of course Mr. अग्निहोत्री, only you can help me find सोनल मेहता। मगर बोलते हुए वो रुक गया। सोनल और उसके बीच पहले ही इस बात पर समझौता हो चुका था कि वो अभी उन दोनों की शादी या रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। तो फिर वो डीन के सामने सोनल के बारे में कैसे पूछ सकता था? लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोलता तो शायद बात और बिगड़ जाती। आखिरकार कौन से शरीफ घर के लड़के इस तरह शाम ढले यूनिवर्सिटी के गेट पर जाकर आने जाने वाली लड़कियों को ताड़ते हैं, वो भी सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाते हुए। यूनिवर्सिटी के गेट पर एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां खड़ी थी और साथ ही साथ वहां सिद्धार्थ जैसे कई अमीर लड़के भी नजर आ रहे थे, मगर वो सब किसी न किसी को पिक करने के लिए वहां मौजूद थे। मगर सिद्धार्थ किसके लिए यहाँ आया है, इस सवाल का जवाब उसके पास होते हुए भी उसके पास नहीं था। अब अगर वो कुछ नहीं बोलता तो डेफिनेटली व्हाइट शर्ट के जैसे चमचमाते उसके कैरेक्टर पर रोड साइड रोमियो के नाम का धब्बा तो लग ही जाता, और सिद्धार्थ को ये कतई मंजूर नहीं था। अभी वो तेजी से अपने दिमागी घोड़े दौड़ाते हुए बहाना सोच रहा था कि मिस्टर अग्निहोत्री ने खुद इसकी मुश्किल सॉल्व कर दी। कहीं आप यहाँ मेरे एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने तो नहीं आए हैं? मैंने कुछ दिन पहले ही आपको सैनिक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के लिए कुछ फंड देने के लिए रिक्वेस्ट की थी। हाँ, इतनी जल्दी इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मिस्टर अग्निहोत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, अगर शहर में मौजूद बाकी लाइब्रेरीज के मुकाबले देखा जाए तो सैनिक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी काफी बड़ी थी। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए लगभग सभी तरह की सुविधाएं भी मौजूद थी। मगर कुछ वक्त पहले मिस्टर सूर्य कुमार अग्निहोत्री को विदेशों में मौजूद बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के इंस्पेक्शन का मौका मिला। वहाँ की डिजिटलाइज्ड लाइब्रेरीज को देखकर अचानक उन्हें एहसास होने लगा कि उनकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एकदम आउटडेटेड है। मगर विदेशी यूनिवर्सिटीज की टक्कर की बड़ी और डिजिटलाइज्ड लाइब्रेरी बनाना इतना आसान नहीं था। फंड की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने सरकार के पास अनुदान के लिए आवेदन किया, मगर सरकारी काम कहाँ इतनी जल्दी और आसानी से होते हैं। सो मिस्टर अग्निहोत्री ने अब इसके लिए प्राइवेट कंपनीज की तरफ देखना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके लिए कई कंपनीज में बात की जिनमें कपूर इंडस्ट्रीज भी शामिल थी, मगर ज्यादातर कॉर्पोरेशंस का यही कहना था कि जितनी बड़ी रकम की डिमांड वो कर रहे हैं उसे देने से पहले वो खुद इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। सारे आइडियाज कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के साथ शेयर करने के बावजूद लगभग सभी जगह उनका ये प्रोजेक्ट अभी तक टेबल पर पड़ी फाइल्स में ही अंडर कंसिडरेशन वाले टैग के साथ पड़ा हुआ था। सिद्धार्थ उनकी बात को सुनकर एक पल के लिए चौंक गया। उसे तो इस बारे में कोई खबर तक नहीं थी, मगर इससे पहले कि उसके एक्सप्रेशंस उसकी पोल खोलकर रखते, उसने तुरंत खुद को संभालते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। अरे भाड़ में जाइए और इसका प्रोजेक्ट, कुछ देर इसकी बकवास सुननी पड़ेगी। कम से कम इसके दिमाग में ये ख्याल तो नहीं आएगा ना कि वो यहाँ किसी लड़की के पीछे आया है। हालांकि सच्चाई तो यही थी कि वो यहाँ लड़की के पीछे ही आया था जो अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ का जवाब सुनने के बाद मिस्टर अग्निहोत्री की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं किन शब्दों में आपको थैंक्स बोलूं मिस्टर कपूर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये कहते हुए उन्होंने एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर थोड़ी कंफ्यूजन के साथ बोली, अब मगर आपको नहीं लगता इस बारे में बात करने के लिए आज थोड़ी देर हो गई है? आई मीन अब तो रात होने वाली है। इतने सालों से बिजनेस करते हुए सिद्धार्थ हर तरह के लोगों से मिला था। किसी की बात करने के अंदाज से ही वो उसके मन में उठने वाले डाउट्स को समझने लग जाता था। और फिर यहाँ तो द ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर खुद चलकर सैनिक यूनिवर्सिटी तक पहुंचा था। किस लिए? एक लाइब्रेरी में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके जैसा पका हुआ बिजनेसमैन चैरिटी के लिए शाम के 7 बजे खुद चलकर यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर खड़ा हो जाए, ये तो सीधे सीधे इम्पॉसिबल था। सो सिद्धार्थ के लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इस वक्त मिस्टर अग्निहोत्री के दिमाग में क्या चल रहा होगा। आखिर सोनल उसे यूं ही डेविल डीन थोड़ी ना कहती होगी। सिद्धार्थ ने तुरंत अपने चेहरे पर वापस एटीट्यूड लाकर अपना गला साफ करते हुए कहा, वो मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपकी एप्लीकेशन वाली फाइल देखी थी और फिर आज मेरा मूड बहुत अच्छा था, तो ऑफिस से फ्री होकर मैं यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया था। मगर रास्ते में मेरी नजर यूनिवर्सिटी पर पड़ी तो सोचा खुद चलकर अपनी आंखों से देख लूं मैं कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। ये अलग बात थी कि सिद्धार्थ ने मिस्टर अग्निहोत्री की एप्लीकेशन का एक वर्ड तक नहीं पढ़ा था। रोहित ने जैसे ही उसकी तरफ वो एप्लीकेशन बढ़ाया था, उसने बिना एक भी नजर उस पर डाली उसे सीधा डस्टबिन में डाल दिया था। और कौन सा अच्छा मूड भाई, आज पूरे दिन जितना खराब मूड उसका था ना, वैसा शायद ही पूरा लाइफ में कभी रहा हो।
सब किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ उस सोनल की वजह से। ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर, ऐसे ही आपका नाम दुनिया के टॉप क्लास बिजनेसमैन में थोड़ी ही शामिल है। आप चाहते तो अपने किसी भी आदमी को भेजकर ये काम आसानी से करवा सकते थे, मगर आपने खुद यहाँ आकर अपनी आंखों से सब कुछ देखना बेहतर समझा। बिजनेस में जो भी लोग अपना हाथ आजमाना चाहते हैं उसके लिए आप सचमुच रोल मॉडल हैं मिस्टर कपूर। कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि अब ये डीन साहब सिद्धार्थ की बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। मन ही मन सिद्धार्थ कुर रहा था, ये किस चक्कर में पड़ गया वो। मगर ऊपर से अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए उसने कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मिस्टर अग्निहोत्री। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हम लोग ऑफिस में बैठकर बात कर लें मिस्टर कपूर। मिस्टर अग्निहोत्री ने अपने ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर अग्निहोत्री, सिद्धार्थ ने अपना गला साफ करते हुए कहा। वो तो किसी तरह पीछा छुड़ाना चाह रहा था, मगर ये डेविल डीन उसे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ की बात सुनकर एक पल में ही मिस्टर अग्निहोत्री के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। मन ही मन इस 5 मिनट में ही जिस लाइब्रेरी की पूरी इमारत उन्होंने खड़ी कर दी थी, सिद्धार्थ के इस सेंटेंस ने उसे ताश के पत्तों के महल की तरह ढहा दिया था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सिद्धार्थ ने वापस अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहा, जैसा कि आपने कहा अभी काफी देर हो चुकी है, सो हम लोग इस बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। मैं बस आपका कैंपस एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता था, बस इसलिए आज यहाँ चला आया। मगर ये बात कहते हुए उसे अचानक सोनल का ख्याल आया। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम कल इस बारे में बात कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने कुछ सोचकर उसे ऑफर दिया। मिस्टर अग्निहोत्री को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी, उन्हें क्या एतराज होता। जरूर, आपको जब वक्त मिले आप यहाँ आ सकते हैं। जाने से पहले सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कान के साथ पूरे कैंपस पर उड़ती हुई सी नजर डाली। ये लुक्का छुपी का खेल खेल रही हो मेरे साथ तुम? हाँ ठीक है सोनल मेहता, देखते हैं कौन जीतता है, तुम या मैं। सिद्धार्थ ने मन ही मन ये कहा और उसके होंठों पर एक मुस्कान फैल गई। सिद्धार्थ का मूड अब पहले से ठीक था। घर लौटने से पहले उसने बाहर ही डिनर कर लिया था। घर पहुंचकर उसने एक बार फिर चेक किया, सोनल अब तक वापस नहीं आई थी, मगर इस बार उसने उसकी जरा भी परवाह नहीं की और आराम से जाकर सोफे पर पसर गया। उसने पहले ही सोच लिया था कि अगर वो 10 बजे तक घर नहीं आती है तो वो अपनी मॉम से सोनल को कॉल करने के लिए कहेगा। भले ही सोनल उसके कॉल्स को इग्नोर करती, मगर अपनी प्यारी सासू माँ के कॉल्स को वो कभी इग्नोर नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल वो उनके सामने संस्कारी बहू होने का नाटक जो करती रहती है। सिद्धार्थ ने एकदम से रिलैक्स होते हुए अपने दोनों पैर सोफे के सामने पड़ी कॉफी टेबल पर रख दिए और टीवी का रिमोट लेकर चैनल्स बदलने लगा। उधर फैशन हब में काम करते हुए सोनल को वक्त का पता ही नहीं चला। सिर्फ एक दिन पहले ही उसकी कमर में इतनी जोर की चोट लगी थी। हालांकि सिद्धार्थ की दी हुई मेडिसिन काफी इफेक्टिव थी, मगर फिर भी इतनी देर तक झुककर लगातार काम करते रहने से सोनल की हालत खराब हो गई थी। सोनल को आज अपने पेरेंट्स की भी याद आ रही थी। उनके होते हुए सोनल को कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसके पापा ने अपनी मेहनत से अपना इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया था कि सोनल को कभी पैसे की या किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद भी उसके अंकल उसे कम से कम इतने पैसे तो हर महीने दे ही देते थे कि उसे पैसों के लिए कभी सोचना नहीं पड़ा था। मगर अब मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ रहा था। फिर उसे सिद्धार्थ का ख्याल आया। भले ही सिद्धार्थ के लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी, मगर फिर भी जब से वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया था, तब से उसके बारे में होने वाली हर बात, टीवी पर आने वाली हर न्यूज और मैगजीन्स में आने वाले हर वो आर्टिकल्स जिसमें सिद्धार्थ का जिक्र होता था, उसकी तरफ ना चाहते हुए भी सोनल का ध्यान चला ही जाता था। हालांकि उसके बारे में सोनल को ज्यादातर तारीफें ही देखने सुनने को मिलती थी। कहीं उसके स्टाइलिश फैशन सेंस की तारीफ होती थी तो कोई उसके गुड लुक्स की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहता था, मगर सबसे ज्यादा तारीफ उसकी बिजनेस प्लानिंग्स और हार्ड वर्क के लिए हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने काफी कम उम्र में ये सब अचीव किया था और अपने पिता उत्कर्ष रॉय कपूर को पीछे छोड़ते हुए अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं थी जो उसकी सक्सेस से चलती थी और उसकी किसी एक चूक के इंतजार में नजरें गड़ाए बैठे हुए थे। मगर उन सब की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सिद्धार्थ लगातार सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। सोनल कभी किसी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाती थी और फिर आज पूरा दिन काम करने के बाद वो इतनी थक गई थी कि सिद्धार्थ पर गुस्सा होने के लिए भी उसके पास ताकत नहीं बची थी। उसे आलिया की कई बातें भी याद आ रही थी। साथ ही जिस तरीके से सिद्धार्थ ने उसे सुबह लिफ्ट देने की कोशिश की थी, उससे भी अब उसका मन कुछ पिघलने लगा था। आखिर सिद्धार्थ ने बिना कहे ही ना जाने कितनी बार उसकी हेल्प की थी। सोनल का दिल अब उसे सिद्धार्थ से और ज्यादा देर तक नाराज रहने की परमिशन नहीं दे रहा था। अपनी कमर पर हाथ रखकर उसने उसे सीधा किया और अपने लॉकर की तरफ बढ़ गई। लॉकर में से जब उसने अपना फोन बाहर निकाला तो स्क्रीन पर सन के सुड्डू के नाम की 50 कॉल्स देखकर वो एकदम से हैरान रह गई। एकदम से वो अपनी सारी नाराजगी भूलकर उसका नंबर डायल करने लगी, मगर इससे पहले कि कॉल कनेक्ट हो पाता फोन की बैटरी खत्म हो गई और फोन ऑफ हो गया। सोनल ने तुरंत अपना बैग उठाया और रिसेप्शनिस्ट को बाय बोलकर तेजी से बाहर निकल गई। रोड पर चलते हुए उसे दूर से ही घर नजर आ रहा था, मगर पूरे घर में एक भी लाइट नहीं चल रही थी। ये देखकर सोनल को थोड़ी हैरानी भी हुई। अब वो हल्के से दौड़ते हुए घर की तरफ बढ़ने लगी। कहीं सिद्धार्थ मुझे खोजने के लिए बाहर तो नहीं चला गया? हाँ, सोनल के दिमाग में अचानक ही ये ख्याल आया, मगर अगले ही पल उसने अपने दिमाग से ये ख्याल झटका दिया। उसने जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचकर पासवर्ड एंटर किया। एक स्वीट से डिंग डोंग की आवाज के साथ डोर ओपन हो गया। सोनल ने तुरंत घर के अंदर कदम रखा, मगर वो लाइट्स ऑन कर पाती उससे पहले ही उसे खुद से करीब 2 मीटर की दूरी पर एक काला सा साया नजर आया। उसके जेस्चर से साफ जाहिर हो रहा था कि वो सोनल की ही तरफ देख रहा था। घबराहट के मारे सोनल के कदम जैसे अपनी जगह पर ही जम गए, मगर जैसे ही उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। चिल्लाते हुए उसने घर से बाहर भागने की कोशिश की, मगर घबराहट में आधे खुले दरवाजे से बुरी तरह टकराकर वो वहीं पर गिर गई। उसके सिर में जोर की चोट लगी थी, मगर अभी उसके पास उससे होने वाले दर्द के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उसे तो बस कैसे भी करके घर से बाहर निकलना था। सो उसने दरवाजा खोलकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर तभी किसी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। सोनल एकदम से पैनिक हो गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए उसकी पकड़ से छूटने के लिए अपने हाथों से मारने लगी। पागल हो गई हो क्या तुम? चिल्ला क्यों रही हो? सिद्धार्थ ने तेज आवाज में उसे डांटते हुए कहा। सोनल से खुद को बचाने के लिए उसने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा था। दरअसल काफी देर से टीवी देखकर सिद्धार्थ एकदम से बोर हो गया था। फिर अचानक से उसके मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोनल उसके पीठ पीछे किसी और आदमी के साथ डेट पर चली गई हो। आखिर इतने सारे आशिक हैं उसके कॉलेज में,
ये बात सोचते हुए अचानक उसके अंदर का हस्बैंड जाग उठा। सो उसने तुरंत घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और खिड़की के पास खड़े होकर बाहर रास्ते पर नजर रखने लगा, ये जानने के लिए कि सोनल अकेले घर आ रही है या फिर कोई और आदमी उसे वहां तक छोड़ने के लिए आता है। सिद्धार्थ ने सोच लिया था अगर वो आज अकेले घर आती है तो वो उसे इतनी देर तक घर से बाहर रहने के लिए माफ कर देगा, लेकिन अगर वो किसी और आदमी के साथ नजर आई तो फिर चाहे वो जो कोई भी हो, सिद्धार्थ उसकी हड्डी पसली तोड़कर रख देगा। आखिर इतनी अच्छी खासी बॉडी उसने केवल शो पीस के लिए थोड़ी ना बनाकर रखी थी। पिछले आधे घंटे से खिड़की पर खड़ी होकर सोनल का इंतजार करते हुए उसके पैर दर्द के मारे टूटने लगे थे, मगर जब उसने सोनल को दूर से घर की तरफ आते हुए देखा तब जाकर उसने राहत की सांस ली। मगर फिर भी सोनल की वजह से वो इतना परेशान हुआ था और उसका मूड भी खराब हुआ था। सो उसका बदला लेने के लिए उसके मन में खुराफात आ गई। वो जानबूझकर दरवाजे के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने सोचा था सोनल अचानक से उसे देखकर डर जाएगी और उसका भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, मगर वो इतना ज्यादा डर जाएगी कि उसने कभी नहीं सोचा था। एक तो इतनी देर रात तक वो घर से बाहर थी और अब उसने बिना वजह ही उसे इतना मारा भी था। गुस्से में सिद्धार्थ ने उसके दोनों हाथों की कलाई को अपने एक ही हाथ से कसकर पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से सारी लाइट्स ऑन कर दी। गुस्से में भरकर उसने एक ही बार में सब स्विचेस ऑन कर दिए और पूरा घर लाइट से जगमगा उठा। रोशनी होते ही सोनल ने अपने सामने खड़े शख्स की तरफ हैरानी से देखा। सिद्धार्थ तुम? घबराहट की मारे उसका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं कितना डर गई थी। तुमने मुझे जानबूझकर डराया ना? हाँ? सोनल ने थोड़ी नाराजगी के साथ उसे देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ बांधकर सीधे खड़े होते हुए सोनल की तरफ देखा। डर अक्सर उनको लगता है जिन्होंने कोई गलत काम किया होता है। तुमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं ना? कहते हुए सिद्धार्थ ने झुककर सोनल की आंखों में देखते हुए पूछा, या फिर तुम अभी अभी कोई गलत काम करके आ रही हो? सोनल ने उसे इग्नोर करते हुए अपने हाथों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें झलकने लगी थी। सिद्धार्थ ने इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ा था कि उसे अभी तक दर्द हो रहा था। हाँ, क्या? नहीं तो मैं क्यों कोई गलत काम करूंगी? सोनल ने घबराते हुए जवाब दिया। फिर उसे याद आया कि अपनी पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में आज उसने सिद्धार्थ के लिए खाना बनाया ही नहीं था। और तो और सिद्धार्थ ने उसे कितने सारे कॉल्स किए थे मगर उसने उनका भी जवाब नहीं दिया था। कहीं वो उससे नाराज तो नहीं हो गया? ये सोचकर सोनल का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया था। उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस को देखकर सिद्धार्थ ने उसके और करीब आते हुए कहा, लगता है मेरा निशाना एकदम ठीक जगह पर जाकर लगा है। तुम्हारे पास अब भी वक्त है, मुझे साफ साफ बता दो क्या किया है तुमने? क्या पता मैं अभी भी तुम्हें माफ कर दूं। सोनल ने एक नजर सिद्धार्थ के ऊपर डाली और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई। उसने कैबिनेट में से अपने स्लीपर्स निकालकर पहन लिए और अंदर आ गई। सोनल का फिर से वैसा ही बिहेवियर देखकर सिद्धार्थ पीछे से गुस्से में भरकर चिल्लाया, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मगर सोनल ने एकदम से शांति के साथ पीछे मुड़कर नाम में अपना सिर हिलाया और बोली, तुमने खाना खाया? मैं अभी कुछ बना देती हूँ। मगर उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता अब ये सवाल पूछने के लिए बहुत देर हो चुकी है? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारे इंतजार में भूखा बैठा रहूंगा? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें शाम से कितनी बार कॉल किया है, एक बार भी मेरे कॉल्स का जवाब देने का ख्याल तुम्हें नहीं आया? हाँ, क्या सोचकर मेरे कॉल्स को इग्नोर करने की हिम्मत हुई तुम्हारी? वो मैं कुछ जरूरी काम कर रही थी, मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था, बस इसलिए। सोनल ने परेशानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, तो ये बात तुम मुझे कॉल करके नहीं बता सकती थी? तुम्हें पता भी है मैं। सिद्धार्थ कहना चाहता था, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए यहाँ कितना परेशान था, मगर उसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए खुद को रोक लिया। एक सेकंड रुककर उसने अपनी बात पूरी की, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी तेज भूख लगी थी। सोनल ने हताशा से अपना फोन उसके सामने लहराते हुए कहा, बैटरी डेड हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। मुझे पता था तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करने जा रही थी। खाना बनाने के अलावा भी तुम्हें कोई और काम आता है? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कल वाली बात को लेकर अभी भी नाराज हो? तुम्हें मेरे सामने ना आना पड़े बस इसीलिए डिनर का बहाना करके आते ही किचन में घुसने को तैयार हो गई। सिद्धार्थ ने गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहा। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से हैरान रह गई। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने उसके एकदम से करीब आते हुए कहा, क्या चाहती हो तुम कि मैं आकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगूं या तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं तभी तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा? नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? सोनल ने उसे अपने इतने करीब देखकर एकदम से हड़बड़ाकर पीछे हटते हुए कहा। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर एकदम से चौंक गया। उसे तो लग रहा था उसकी बात सुनकर सोनल भी उससे झगड़ा करेगी, मगर वो इतनी आसानी से मान जाएगी इसकी उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने सोनल को शक की नजरों से देखते हुए पूछा, रियली? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? ऊपर से तो मुझे सुनाने के लिए तुम ये सब कर रही हो, मगर मन ही मन मांग रही होगी कि सिद्धार्थ तुमसे माफी क्यों नहीं मांग रहा है ना? सब समझता हूं मैं। सोनल की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। उसे फिर से चुप देखकर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लाकर जबरदस्ती सोफे पर बैठा दिया और फिर वो खुद उसके ठीक सामने कॉफी टेबल पर बैठ गया। लेट मी क्लियर वन थिंग, गलती चाहे किसी की भी हो मगर मैं कभी भी किसी से माफी नहीं मांगता, समझी तुम? कम से कम इस जन्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। सिद्धार्थ ने एकदम सीरियसली उसकी तरफ देखते हुए कहा। सोनल ने बस चुपचाप हाँ में अपना सिर हिला दिया, मगर सोनल को ऐसे चुपचाप अपनी बात मानते देखकर उसे अब और ज्यादा इरिटेशन होने लगी थी। अमन ने तो कहा था कि अगर माफी ना मांगो तो लड़कियां हमेशा हमेशा के लिए अपने मन में खुन्नस पाल कर बैठ जाती हैं, मगर सोनल तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही थी। उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने बालों में हाथ डालते हुए लगभग अपना पूरा हेयर स्टाइल खराब कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे सोनल से क्या कहना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से अपना गला साफ करते हुए उसने बोलना शुरू किया। आज मिस्टर विमल रॉय ऑफिस आए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। सिद्धार्थ ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी बात पूरी की, मगर सोनल ये सुनते ही एकदम से खुश हो गई। सच में? उसने किसी छोटी बच्ची की तरह मचलते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर पूछा। सो उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांग सकती हो। कहते हुए वो कुछ सेकंड्स के लिए रुका और बोला, आई प्रॉमिस कि जो भी तुम आज मुझसे मांगोगी अगर उसे देना मेरे बस में हुआ तो मैं उसके लिए तुम्हें मना नहीं करूंगा। सिद्धार्थ ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था, चाहे वो आज उसे लाखों रुपए के कपड़े, डिजाइनर बैग्स, शूज, ज्वेलरी, जो कुछ भी मांगेगी ना वो सब वो उसे इसी वक्त खरीद कर देगा। अगर वो चाहेगी तो इन सारी चीजों से वो उसका पूरा रूम भी भर देगा, फिर तो वो डेफिनेटली खुश हो ही जाएगी।
सोनल उसकी अचानक की बात सुनकर एकदम से सरप्राइज हो गई। मगर मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? सिद्धार्थ ने हैरानी से उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। विमल अंकल से मेरा मिलना महज एक इत्तेफाक था, और फिर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है सिद्धार्थ, कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकी। सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ एकदम से हैरान होकर सोनल की तरफ देखे जा रहा था। क्या है ये लड़की? अगर उसने यही बात किसी और लड़की से कही होती तो शायद वो अब तक उसका पूरा बैंक बैलेंस ही खत्म कर चुकी होती। मगर सोनल, उसे तो जैसे छोटी छोटी चीजों से ही सारे जहां की खुशियां हासिल हो जाती थी। कितना आसान था उसे खुश करना। मौके का फायदा उठाना तो शायद इसे आता ही नहीं है। इस वक्त सोनल की आंखों में जो खुशी की चमक सिद्धार्थ को नजर आ रही थी, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने सिद्धार्थ को उसकी मनपसंद प्रॉपर्टी नहीं दिलाई, बल्कि खुद अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसने वापस पा ली हो। सिद्धार्थ तो जैसे उसकी उन चमकती आंखों में खो ही गया था। मगर तभी सोनल की बात सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आ गया। वैसे सिद्धार्थ, तुमने कहा था मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दे दोगे? सोनल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। तो क्या मुझसे एक प्रॉमिस करोगे, आगे से हम कभी ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से आपस में झगड़ा नहीं करेंगे? आगे से अगर ऐसा कुछ होता भी है तो कम से कम तुम मेरी और मैं तुम्हारी बातों को समझने की पूरी कोशिश करूंगी, और उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। क्या तुम मेरी ये बात मानोगे सिद्धार्थ? सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ को पिछली रात की सारी बातें याद आने लगी। उसे थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। ओके, उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सोनल की अब तक सिद्धार्थ से अपनी जॉब के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर जब उसने देखा कि सिद्धार्थ अच्छे मूड में है तो उसे यही सही मौका लगा इस बारे में बताने का। अब एक बात और थी सिद्धार्थ, वो मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ। सोनल ने एक ही सांस में पूरी बात कह दी। क्या पार्ट टाइम जॉब? कहना क्या चाहती हो तुम? सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर एकदम से कंफ्यूज हो गया था। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अपने खर्चों और जरूरतों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ। साथ ही इससे मुझे कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसने उम्मीद भरी नजरों के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ को चुप देखकर उसने याद दिलाया, अभी तुमने ही कहा था ना, जो मेरी मांगी हुई चीज को देना अगर तुम्हारे बस में हुआ तो तुम मुझे जरूर दोगी। तुमने प्रॉमिस भी किया था। सिद्धार्थ मन ही मन झल्ला रहा था। किस बुरी घड़ी में उसने इस लड़की के सामने प्रॉमिस कर दिया था? अभी क्या सोच रहा था वो? सोनल को खुश करना बहुत आसान है, उसे मौके का फायदा उठाना नहीं आता है। लो अब भुगतो। उसने टॉन्च मारने वाले अंदाज में उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वर्क एक्सपीरियंस, हाँ? या फिर तुम्हें बस किसी भी तरह से पैसे कमाने हैं? कहते हुए उसके जबड़े कस गए थे। अपनी मुट्ठियां कसते हुए उसने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल किया। मैंने तुम्हें क्रेडिट कार्ड दिया था ना, क्या किया तुमने उसका? उस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। तुम जितना चाहो उतना उस पैसे को खर्च कर सकती हो, जो चाहे खरीद सकती हो। अनलिमिटेड पैसे मैंने दे रखे हैं तुम्हारे हाथ में, उसके बावजूद तुम आज मेरे सामने डिमांड कर रही हो कि तुम्हें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है। सिद्धार्थ को गुस्से में देखकर सोनल ने उसे तुरंत शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं सिद्धार्थ, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था तुम्हारा? सिद्धार्थ ने गुस्से में उसे देखते हुए पूछा। इट्स ओके, अगर वो एक कार्ड तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो आज मैं तुम्हें अपने सारे कार्ड्स दे देता हूँ। कहते हुए उसने अपना पर्स निकाला और उसे सोनल की तरफ उछाल दिया। पर्स में से निकलकर सारे कार्ड सोनल के आसपास बिखर गए। सोनल सिद्धार्थ की इस हरकत से एकदम से हड़बड़ा गई। इतना काफी है तुम्हारे लिए या और चाहिए? सोनल ने गहरी सांस ली और सिद्धार्थ के पर्स में उसकी सारी चीजें वापस डालकर उसके सामने कॉफी टेबल पर वापस रख दिया। सिद्धार्थ को ऐसे लग रहा था जैसे गुस्से के मारे उसका खून एक्चुअली खौल रहा हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? उसने झल्लाते हुए पूछा। सोनल ने सोफे से उठकर उसके पास आते हुए कहा, सिद्धार्थ, पहले मेरी बात सुन लो। अभी तुमने कहा था ना कि तुम बिना मेरी बात सुने मुझसे झगड़ा नहीं करोगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं तो दोबारा कभी मेरे सामने जॉब करने जैसी बात मत करना। सिद्धार्थ ने एकदम से इरिटेट होते हुए कहा। सोनल ने उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए शांति से कहा, सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ तुमने मुझे अपना कार्ड इसलिए दिया था ताकि मैं उससे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं, मगर हम दोनों जानते हैं कि हमने ये शादी किसी रीजन से की थी, है ना? कहते हुए सोनल की आवाज में उदासी झलकने लगी थी। अगर मैं इस तरह तुम्हारे पैसे खर्च करती रहूंगी तो मैं खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। वाह, क्या कमाल का एक्सप्लेनेशन दिया है तुमने। तुम मेरा कार्ड इसलिए यूज नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें ऐसा करते हुए गिल्ट महसूस होता है। अब आगे और क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो तुम? कि हमारी शादी ओरिजिनल नहीं है, हमारे मैरिज सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल नहीं है, फेक है। सोनल, तुम लीगली मेरी वाइफ हो और मेरी हर चीज पर तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है। तुम जैसा चाहो मेरे पैसों को खर्च करने के लिए आजाद हो। क्या अब मुझे तुम्हें हर रोज ये बात याद दिलानी पड़ेगी? सिद्धार्थ ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनते ही सोनल के दिल में दर्द का एक गुबार सा उठा। अपने दिल को थामते हुए उसने अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को रोक लिया और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, मैंने कब कहा ये सब फेक है? हमारी शादी, हमारे सर्टिफिकेट्स सब असली हैं, मगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। सिद्धार्थ सोनल की बात सुनकर एकदम से हैरान रह गया था। उसे तो पता ही नहीं था सोनल क्या का क्या सोच बैठी है। उसे चुपचाप देखकर सोनल ने आगे कहा, सिद्धार्थ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे पता है तुम किसी और से प्यार करते हो। अगर वो लड़की किसी दिन वापस तुम्हारी जिंदगी में आ जाती है तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊं। तुम मुझसे छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगोगे। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर उसके बाद तुम मुझे डिवोर्स देकर मुझसे अलग हो जाओगे। ये बात कहते हुए सोनल के दिल में दर्द का एक तूफान सा उठा हुआ था, मगर उसने पूरी कोशिश की थी कि सिद्धार्थ उसके चेहरे पर इस दर्द को देख ना सके। तुमने ये कहा था ना कि लाइफ में स्टडी के अलावा भी बहुत कुछ करने को है और सीखने के लिए है, तो बस अब मुझे ये करना है। तुम ही बताओ सिद्धार्थ, अगर मैं इस तरह अपनी हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाऊंगी तो अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो पाऊंगी? और फिर जब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तब मेरा क्या होगा? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के मन में न जाने क्यों एक हलचल सी मच गई थी। क्या सच में उन दोनों के बीच थोड़ा सा भी प्यार नहीं है? क्या सच में किसी दिन ऐसा हो सकता है कि उसे सोनल को डिवोर्स देना पड़ जाएगा? ये सोचकर सिद्धार्थ का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उस दिन गोल्फ कोर्स में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मुझे भी समझ में आ गया था कि लाइफ में स्टडी के अलावा भी बहुत सी जरूरी चीजें होती हैं। मानती हूँ मुझे बहुत देर से ये बात समझ में आई है, मगर कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। सो अब मैं भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी से बाहर की दुनिया में जाना चाहती हूँ और वहाँ मेरे सामने जो भी मुश्किलें आएंगी ना उनका भी सामना करना चाहती हूँ।
सिद्धार्थ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कुछ देर खामोशी से खड़े रहने के बाद उसने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, मैंने किसी से प्यार जरूर किया था, लेकिन जब मैंने तुमसे शादी का फैसला किया तो वो भी दिल से लिया गया फैसला था। तुम मानो या ना मानो, शादी के बाद मेरे दिमाग में आज तक कभी तुम्हें डिवोर्स देने जैसा कोई ख्याल नहीं आया है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इन बेकार की बातों को अपने दिमाग में मत लाओ। कहते हुए वो उठकर सोनल के करीब आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अपने दिमाग से ये सारी इनसिक्योरिटीज निकाल दो। बाहर की दुनिया में जाने और पार्ट टाइम जॉब करने जैसे ख्याल अब तुम्हारे मन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बीवी की हर जरूरत को पूरा करने के लिए केपेबल हूँ। कमरे में एकदम से खामोशी छा गई। उस खामोशी में सोनल को अपने दिल की तेज धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। क्या सच में सिद्धार्थ उसे कभी डिवोर्स नहीं देगा? यही नहीं, वो उसे अपनी बीवी भी मानता है और उसे हमेशा सपोर्ट भी करेगा। ये सुनकर सोनल एकदम से सरप्राइज हो गई थी। कुछ पलों तक तो वो एकदम से बुत बनी खड़ी उसे देखती ही रह गई थी, मगर जैसे ही उसे होश आया उसने धीरे से कहा, तुम चाहे जो भी सोचो, मगर मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। मैं जॉब जरूर करूंगी। सोनल का जवाब सुनकर सिद्धार्थ एकदम से अपने आप से बाहर हो गया था। उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जोर से सांस खींची, मगर फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ तो उसने एक सिगरेट सुलगा ली। उसे गुस्से में देखकर सोनल ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, सिद्धार्थ सिद्धार्थ प्लीज नाराज मत हो, तुम्हें मेरी हेल्प ही करनी है ना। मेरी प्रॉपर्टी और कंपनीज वापस दिलाकर तुम वैसे ही मेरी हेल्प करने वाले हो। ऑफ कोर्स मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस तरह बाहर सबके सामने जाकर खुद को एक्सपोज करती रहोगी। सिद्धार्थ ने उसे गुस्से से भरकर देखते हुए कहा। सोनल ने कंफ्यूजन से उसे देखते हुए पूछा, सिद्धार्थ मैं सिर्फ बाहर जाकर काम करना चाहती हूँ, इसका ये मतलब कैसे हुआ कि मैं खुद को पब्लिकली एक्सपोज कर रही हूँ? क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। सिद्धार्थ ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हारी बहन भी तो यही करती है ना, और इस बात को लेकर मैंने नमन सिंघानिया का मजाक उड़ाया था, और अब तुम भी सेम काम करके मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती हो। ये क्या कह रहे हो सिद्धार्थ तुम? और फिर पायल के काम को तुम मेरे साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? हाँ। सोनल ने गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ को आराम से समझाने की कोशिश की। अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात मानकर कहीं नहीं जाती हूँ और कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर आगे क्या होगा? जब मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर तुम मेरा मालिकाना हक वापस दिलवा दोगे, अगर मुझे कोई काम करना ही नहीं आएगा तो क्या मैं अपनी कंपनी संभाल पाऊंगी? मेरे पेरेंट्स ने उस कंपनी को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। अगर अभी से मैं कुछ जरूरी चीजों को सीखना शुरू कर दूं तो आगे चलकर मुझे कंपनी को संभालने का कुछ तो एक्सपीरियंस रहेगा। भले ही मैं उसे बहुत ज्यादा आगे ले जाने में सक्सेसफुल ना हो पाऊं, पर एटलीस्ट मुझे पता तो होगा कि मुझे काम कैसे करना है। सिद्धार्थ पर अब सोनल की बातों का असर होने लगा था। वो जो कुछ भी कह रही थी वो 100% सच था। सोनल ने अब उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, सिद्धार्थ प्लीज प्लीज सिद्धार्थ मान जाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। अरे क्या कर रही हो सोनल, हाथ छोड़ो मेरा। सिद्धार्थ ने एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा। सोनल ने उसका हाथ छोड़ तो दिया, मगर खुद अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसके सामने रिक्वेस्ट करती हुई खड़ी हो गई। अपनी एड़ियों के बल बच्चों की तरह उछलते हुए उसने फिर से सिद्धार्थ को मनाने की कोशिश की। प्लीज सिद्धार्थ मान जाओ ना, तुम तो कितने अच्छे हो ना, सबसे अच्छे सबसे प्यारे हो, प्लीज प्लीज मान जाओ ना सिद्धार्थ, प्लीज मान जाओ। उसके चेहरे की क्यूट एक्सप्रेशंस देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। उसने हल्के से हंसते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, वैसे मैं कब अच्छा नहीं होता हूँ सोनल मेहता? हमेशा, तुम हमेशा सबसे अच्छे होते हो सिद्धार्थ, यू आर द बेस्ट। सोनल ने एकदम से खुश होते हुए कहा। ओके, तुम बाहर जाकर काम करना चाहती हो ना? सिद्धार्थ ने अब अपना हाथ बांधकर टेबल से टिककर खड़े होते हुए पूछा। सोनल ने खुशी से उछलते हुए कहा, ओके तो फिर एक काम करूं, कल से आकर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। सिद्धार्थ ने उसे स्माइल देते हुए कहा। बस यही एक तरीका था सोनल को कहीं और जाकर जॉब करने से रोकने का। अगर वो कपूर इंडस्ट्रीज में आकर काम करेगी तो इस तरह पार्ट टाइम जॉब करने की उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी और वो सिद्धार्थ के साथ सेफ भी रहेगी। की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने हिसाब से तो सिद्धार्थ ने सोनल की जिद पूरी करने का एकदम बेहतरीन तरीका खोज निकाला था, मगर इसे सुनकर एक ही पल में सोनल के चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। क्या? उसने एकदम शॉक्ड होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। क्या? अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए पूछा। तुम्हें पता भी है कपूर इंडस्ट्रीज में जॉब ले पाना कितना मुश्किल है। लोग मेरी कंपनी में काम करने के सपने देखते हैं और तुम्हें तो मैं इतनी आसानी से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। अब तक मैंने अपने किसी रिलेटिव को अपनी कंपनी में केवल अपने रिश्तों की खातिर जॉब नहीं दी है, क्योंकि मैं यहाँ एक वर्किंग लेवल मेंटेन करना चाहता हूँ। मगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपना ये रोल तोड़ने को भी तैयार हूँ। और तुम हो कि तुम्हें अभी भी नखरे दिखानी है? नहीं, वो बात नहीं है। सोनल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। वो तुम्हारी कंपनी में कोई भी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट नहीं है ना? मैं वहाँ क्या करूंगी? इट्स ओके, मेरा ऑफिस बहुत बड़ा है, तुम आराम से वहाँ काम कर सकती हो। मेरे साथ बैठकर जो तुम्हारे मन में आए वो ड्रॉ करती रहना। ये बात कहते हुए सिद्धार्थ को अपना वो स्केच याद आ गया जो सोनल ने बनाया था। उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ सोनल को देखते हुए कहा, तुम चाहो तो मेरी तस्वीरें भी बना सकती हो, बस इतना ध्यान रखना कि उन तस्वीरों में मैं उतना ही हैंडसम लगूं जितना रियल लाइफ में दिखता हूँ। सोनल ने अब चिढ़ते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और एक नकली हंसी हंसते हुए बोली, हा वेरी फनी, ये सब करके मुझे कौन सा वर्क एक्सपीरियंस मिलने वाला है? सिद्धार्थ ने अब उसे डराने वाले अंदाज में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए देखा। सोनल ने तुरंत हथियार डालते हुए कहा, देखो सिद्धार्थ, जो भी तुम मुझे करने को कह रहे हो वो कोई काम नहीं है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम मुझे बस जबरदस्ती किसी तरह अपने ऑफिस में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये सब करने का क्या फायदा? मैं वहां रहकर कुछ भी नहीं सीख पाऊंगी। सोनल पूरी तरह गलत नहीं थी। सिद्धार्थ यही तो कर रहा था ताकि वो किसी तरह सोनल को बाहर जाकर काम करने से रोक सके। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे सामने दुनिया का टॉप क्लास बिजनेसमैन खड़ा है जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। आखिर दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो तुम मुझसे नहीं सीख सकती हो? नहीं, अरे मेरा वो मतलब नहीं था सिद्धार्थ। सोनल ने एकदम से हड़बड़ाते हुए कहा। व्हाट आई मेंट वाज कि मैं डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ और तुम उस फील्ड से नहीं आते हो। तो क्या हुआ अगर डिजाइनिंग मेरी फील्ड नहीं है तो? सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट्स में डालते हुए खड़े होकर रूम में टहलते हुए एकदम से अकड़ कर जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे फैशन डिजाइनिंग के बारे में कुछ नहीं पता है? मैं तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे स्केच और डिजाइन्स बना सकता हूँ। अब सोनल को रोना आ रहा था। कैसे सिद्धार्थ को समझाए वो? अगर वो उसे फैशन हब में काम नहीं करने देगा ना, तो भी वो कम से कम कपूर इंडस्ट्रीज में तो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सोनल 100% श्योर थी कि सिद्धार्थ वहां उसे कोई काम नहीं करने देगा और इतने कंफर्टेबल माहौल में वो शायद ही कुछ भी सीख पाए।
और फिर वो सोनल को केवल अपनी कंपनी में ही नहीं बल्कि अपने ऑफिस में काम करने के लिए रखना चाह रहा था। उसके ऐसा करने के बाद न जाने लोग कितनी तरह की बातें उन दोनों के बारे में बनाने लगेंगे। आखिरकार सोनल को जब कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया तो उसने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली और अपने दिल को मजबूत करते हुए साफ साफ शब्दों में उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, देखो सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने लिए एक जॉब ढूंढ ली है और अब सिर्फ एक दिन काम करके मैं उस जॉब को नहीं छोड़ सकती। ऐसा करने से मेरी इमेज खराब हो जाएगी। सो आई एम सॉरी। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर एकदम से चौंक गया। जॉब? जैसे ही उसे पूरी बात समझ में आई ना, उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गईं। उसके जबड़े और मुट्ठियां एकदम से कस गई थी, मगर अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए उसने सोनल से पूछा, तो तुम ऑलरेडी अपने लिए जॉब खोज चुकी हो और आज इतनी देर से घर वापस आने की वजह भी यही थी कि तुम अपनी किसी फालतू सी जॉब में बिजी थी, राइट? सोनल उसके गुस्से को उसकी आवाज में महसूस कर सकती थी। अंदर से वो थोड़ा घबरा भी रही थी। उसने अपना सिर नीचे झुकाते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ की आंखें तो गुस्से से जल रही थी, मगर उसे अब अपनी बेवकूफी पर गुस्से के साथ साथ हंसी भी आ रही थी। कहाँ वो ये मान बैठा था कि सोनल उससे कल रात की बात को लेकर अब तक नाराज है, इसलिए वो घर नहीं आई है। अपने सारे काम छोड़कर वो बेवकूफों की तरह उसे खोजने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी तक चला गया। और ये लड़की ये उसे अब बता रही है कि वो कहीं पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभा रही थी, वो भी बिना उसे बताए। सिद्धार्थ ने एक बार सोनल की तरफ देखा जो अब तक अपनी नजरें झुकाए उसके सामने खड़ी थी। उसने गुस्से में भरकर अपने एक हाथ से उसका चेहरा पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। उसकी मजबूत पकड़ से सोनल को अब तेज दर्द महसूस होने लगा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने अपने हाथों से सिद्धार्थ के हाथों को पकड़ते हुए अपना फेस छुड़ाने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने गुस्से में उसका हाथ भी पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके एकदम से करीब लाते हुए बोला, सोनल मेहता, अब तुम ही मुझे बताओगी तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें क्या सजा दूं। सिद्धार्थ की मजबूत पकड़ के आगे सोनल एकदम लाचार हो गई थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी। उसका गुस्सा देखकर घबराहट के कारण उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। सिद्धार्थ ने उसके दोनों हाथों को कसकर घुमाते हुए पीछे कर दिया और उसके एकदम करीब आ गया। इतना करीब कि अब सोनल को उसकी गंद सांसें भी अपने चेहरे पर साफ साफ महसूस होने लगी थी। सोनल अब एकदम से पैनिक होने लगी थी। क्या लगा था तुम्हें? मैंने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखा है, कोई चैरिटी वर्कर हूं मैं कि बिना किसी कंडीशन के मैं हर बार तुम्हारी हेल्प करता रहूं? सिद्धार्थ ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसे अपने इतने करीब देखकर अब सोनल का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा था। उसने किसी तरह धीरे से नाम में अपना सिर हिलाया, मगर सिद्धार्थ के गुस्से में जरा सी भी कमी नहीं आई। उसने अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए कहा, अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं हमारी शादी को, मगर ऐसा लगता है कि जैसे तुम अभी से ही भूल गई हो कि तुम्हारे नाम के साथ अब सिद्धार्थ रॉय कपूर का नाम भी जुड़ चुका है। मिसेस सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर। सोनल ने बेबसी में अपना सिर हिलाते हुए सिद्धार्थ को अपनी आंखों से ही छोड़ने का इशारा किया। मेरी बार बार याद दिलाने के बावजूद तुम भूल जाती हो कि तुम अब मेरी बीवी हो, तो क्यों ना आज मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये बात तुम अपने दिमाग से कभी ना निकाल पाओ? हाँ, ये कहते हुए सिद्धार्थ सोनल के इतने करीब आ गया था कि उनके नाक ऑलमोस्ट आपस में टच कर रहे थे। ऐसा करते हैं, एक लिप लॉक किस से शुरुआत करते हैं? सिद्धार्थ का इतना कहना था कि घबराहट के मारे सोनल की आंखें फैल गईं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा था जैसे अब उसके सीने को चीरता हुआ बाहर आ गिरेगा। उसने पूरी ताकत लगाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज। सिद्धार्थ कुछ पलों तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसे किस करने की बजाय उसने उसे सोफे पर धकेल दिया। सिद्धार्थ की पकड़ से आजाद होने के बाद कुछ पलों के लिए सोनल एकदम से ब्लैंक हो गई थी। उसके चेहरे में बुरी तरह दर्द हो रहा था। अपने गालों को हाथ से मसलते हुए उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने झुककर उसकी तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहा, तुम कल सुबह जाकर ही अपनी जॉब क्विट करोगी। सोनल ने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाते हुए मजबूत आवाज में कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। जो जॉब मैंने अपने लिए चुनी है वो मेरी स्टडीज के साथ परफेक्टली मैच होती है, इसलिए तुम चाहे जो भी कह लो, मैं अब ये जॉब नहीं छोड़ने वाली हूँ। हालांकि ये अलग बात थी कि सोनल जो काम वहां कर रही थी उसका फैशन डिजाइनिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, मगर फिर भी उसे उम्मीद थी कि वहां केवल रहकर भी उसे काफी कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी कोई इंसान एक ही दिन में कुछ नहीं सीखता, उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेगी। अपनी मेहनत की बदौलत धीरे धीरे वो उस पोजीशन को हासिल कर ही लेगी जिसके लिए उसने फैशन हब में काम करना एक्सेप्ट किया था। सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका खून खौल रहा हो। न जाने कैसे उसने खुद को सोनल का गला दबाने से रोका हुआ था, ये उसे खुद भी मालूम नहीं था। तो तुम ये जॉब नहीं छोड़ने वाली हो? सिद्धार्थ ने एकदम से गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा। नहीं, सोनल ने एकदम सपाट लहजे में कहा, वहां का मेरा काम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज भले ही मुझे आने में देर हो गई है, लेकिन आगे से मैं यहाँ वक्त पर आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए डिनर भी टाइम से रेडी कर दूंगी। ओके फाइन। सिद्धार्थ ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब तुम खुद अपने हाथों से बाहर रिजाइन देकर आओगी। जस्ट वेट एंड वॉच। सिद्धार्थ का मूड इस वक्त इतना ज्यादा खराब था कि उसे हर चीज पर ही गुस्सा आ रहा था। फाइल को इतना ऊपर किसने रखा है? गुस्से में रोहित पर चिल्लाते हुए उसने कहा और उठाकर सारी फाइल्स नीचे जमीन पर फेंक दी। ये पेन यहाँ रखने की जगह है? हाँ, कहते हुए उसने पेन को उठाकर दीवार पर दे मारा। ये लैंडलाइन यहाँ डेस्क पर किसने रखा है? मैं क्या यहाँ कॉल्स रिसीव करने के लिए आता हूँ? कहते हुए उसने फोन को उठाकर गुस्से में जमीन पर दे मारा। उससे भी उसका मन नहीं भरा तो डेस्क पर रखी सारी शो पीसेस को भी एक एक करके उसने जमीन पर फेंक दिया। रोहित एक कोने में खड़ा हैरानी से सिद्धार्थ का ये रूप देख रहा था। आखिर हो क्या गया है इस आदमी को? अच्छे खासे साफ सुथरे और खूबसूरत से ऑफिस का पूरा कचरा हो चुका था। अभी अगर कोई अंदर आ जाता ना तो उसे यही लगता कि स्पेशली सिद्धार्थ के केबिन से होकर अभी अभी एक भूकंप गुजरा है। हालांकि रोहित के लिए कोई नई बात नहीं थी, वो पहले भी सिद्धार्थ का कई बार गुस्से से भरा रूप देख चुका था, मगर ये पहली बार था जब सिद्धार्थ गुस्से में अपने ही केबिन में तोड़फोड़ कर रहा था। अब बस सिद्धार्थ की डेस्क पर उसका कंप्यूटर ही बचा रह गया था। इससे पहले कि वो उसे भी उठाकर जमीन पर दे मारता, रोहित ने तेजी से आगे बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज 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 शांत हो जाइए सब प्लीज, रोहित ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। छोड़ो मुझे। सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए कहा।
इस वक्त उसका मूड इतना खराब था कि उसका मन हो रहा था कि बाकी सब सामान के साथ साथ वो रोहित को भी उठाकर उस केबिन से बाहर फेंक दे। रोहित ने अपने दांत दिखाते हुए पूछा, सर सर आप मुझे बताइए किसकी वजह से आपका मूड इतना खराब है? आई प्रॉमिस मैं उस पर्सन को उठाकर आपकी लाइफ से कहीं दूर फेंक दूंगा। सिद्धार्थ ने गुस्से में भरकर रोहित की तरफ देखा। उसका मूड सिर्फ और सिर्फ सोनल की वजह से खराब था, और अब ये रोहित सोनल को उसकी लाइफ से उठाकर कहीं दूर फेंकने की बात कर रहा है। बीवी है वो उसकी, कोई हाथ तो लगाकर दिखाए उसे। एक काम करो, थप्पड़ मारो खुद को, चल कस कर एक थप्पड़ मारो खुद को, सिद्धार्थ ने रोहित को ऑर्डर देते हुए कहा। रोहित का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, मगर फिर भी उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, हाँ आई एम सॉरी सर, पर मेरे दोनों हाथ इस वक्त बिजी हैं, मैं अगर चाहूं तो भी आपकी बात नहीं मान सकता। उसने अपने हाथों में पकड़े हुए कंप्यूटर की तरफ देखते हुए अपनी लाचारी जाहिर की। सिद्धार्थ झल्लाते हुए दूसरी तरफ मुड़ गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने रोहित पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया। तुमने तो खुद देखी है ना उसकी हरकतें, तुम ही बताओ मुझे उस लड़के का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है क्या? आखिर उसे जरूरत क्या है पार्ट टाइम जॉब करने की? रोहित ने कुछ भी ना समझते हुए हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखा। दिमाग पर काफी जोर डालने के बावजूद उसे समझ में नहीं आया कि सिद्धार्थ किस लड़की की बात कर रहा है। अब सर आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? उसने कंफ्यूज होकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। सोनल मेहता, और किसकी बात करूंगा मैं? ना जाने कौन सा नया फितूर चढ़ा है उसके दिमाग पर पार्ट टाइम जॉब करने का। सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए रोहित की तरफ देखकर जवाब दिया। ओह तो आप सोनल जी की बात कर रहे हैं? रोहित ने रिलैक्स होते हुए कहा। सोनल जी? सिद्धार्थ ने अपनी भौं चढ़ाते हुए रोहित की तरफ देखा। जब रोहित को पूरा यकीन हो गया कि सिद्धार्थ ने तोड़फोड़ मचाने का अपना शौक पूरा कर लिया है, तो उसने धीरे से कंप्यूटर को वापस डेस्क पर रख दिया। सोनल जी, वैसे मुझे नहीं लगता इसमें इतना ज्यादा गुस्सा होने जैसी कोई बात है सर। आखिर पार्ट टाइम जॉब ही तो कर रही हैं वो, कोई क्राइम थोड़ी कर रही हैं। फिर एक पल को रुककर उसने शक भरी नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे सर आपको इस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? आपका और सोनल जी का कोई कहते हुए उसने एकदम से ड्रामेटिक अंदाज में गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि आप सोनल जी जैसी खूबसूरत और भोली भाली लड़की पर इतने नाराज कैसे हो सकते हैं। आप उनकी जैसी सीधी साधी और सिंपल लड़की को अपना भी तो नहीं कह सकते। फिर आखिर किस हक से आप उनसे अपनी जॉब छोड़ने के लिए कह रहे हैं सर? सिद्धार्थ को चुप देखकर उसने आगे कहा, सोनल जी को आपकी इस असलियत का पता चल जाएगा तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। कौन सी असलियत? सिद्धार्थ ने एकदम से अचकाते हुए पूछा। यही कि आप बस उनके दिल के साथ खेल रहे हैं। वो हमेशा तो आपके ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं रह सकती है ना, बस इसीलिए उन्होंने अपने दिल को मजबूत करते हुए यह कदम उठाया है। अब वो अपनी मेहनत से अपने लिए कुछ पैसे कमाना चाहती हैं, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है सर? आगे चलकर कुछ दिनों के बाद आपका उनसे मन भर जाएगा तो आप उन्हें बीच रास्ते पर अकेला छोड़ देंगे, तब वो बेचारी कहाँ जाएंगी? कैसे अपनी जिंदगी जी पाएंगी? कभी आपने सोचा है इस बारे में? रोहित ने एकदम जबरदस्त इमोशंस के साथ आहें भरते हुए कहा। सोचिए सर, उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किल हो जाएगी, स्पेशली तब जब सिद्धार्थ रॉय कपूर जैसे इंसान ने उसका इस्तेमाल करके छोड़ दिया हो। कितनी पूरी तरह टूट जाएंगे वो। मेरा तो ये सब सोच कर ही दिल फटा जा रहा है सर, दिल फटा जा रहा है। सिद्धार्थ तब तक हैरानी से मुंह फाड़े रोहित की तरफ देखे जा रहा था। आखिर इतना बड़ा नौटंकी उसका पर्सनल असिस्टेंट बन कैसे गया? आई मीन इसे यहाँ जॉब पर रखा किसने है? और तो और सिद्धार्थ के सामने ही खड़े होकर उसने क्या कमाल की इमेज बनाई थी उसकी। मतलब वो उसे ऐसा आदमी समझता है जो किसी लड़की का इस्तेमाल करके उसे बीच राह में छोड़ देगा। ओह तो कितने अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे मेरे बारे में, मुझे तो आज ही ये पता चला। रोहित ने सिद्धार्थ को एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, अरे नहीं सर, ये सब तो मैंने टीवी सीरियल्स में देखा है। आप हैंडसम हैं, अमीर हैं, जीनियस हैं, मगर आपको अभी पता ही नहीं है ना ये अमीर लोग एक्चुअली कैसे होते हैं। कहते हुए रोहित ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशंस डेफिनेटली इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहे थे। सो रोहित ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है, मगर सर सोनल जी के साथ अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे तो उन्हें तो यही लगेगा ना। कहते हुए वो एक पल को रुका और थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, वैसे भी अगर देखा जाए तो सोनल जी के पार्ट टाइम जॉब करने में कुछ भी गलत नहीं है सर। वो अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, कोई छोटी बच्ची नहीं है। उन्होंने भी कुछ सोच समझकर ही फैसला किया होगा। और फिर आजकल तो ज्यादातर लड़कियां अपने खर्चे खुद उठाने के लिए स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब करती हैं सर। तुम कुछ ज्यादा ही साइड नहीं ले रहे हो उसकी आजकल? सिद्धार्थ ने लगभग कुर्राते हुए पूछा। कहीं उसने मेरे पीठ पीछे तुम्हें किसी तरह की रिश्वत तो नहीं दी है ना? रोहित ने फौरन अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, तौबा 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 सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आज आपके सामने भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि सोनल जी ने मुझे कोई रिश्वत नहीं दी है। रोहित ने वापस ड्रामेटिक अंदाज में अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, कितनी टीवी सीरियल्स देखा है आदमी? सिद्धार्थ मन ही मन उसे गालियां दे रहा था। सर आपको नहीं लगता कि सोनल जी इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी उन्होंने कभी भी बाकी लड़कियों की तरह इसका एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो अपनी मेहनत से अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं। हमें तो उनके डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए सर। इस बार रोहित ने ऑनेस्टली सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ अपनी सोच में गुम था। उसने एक सिगरेट सुलगाई और पिछली रात के बारे में सोचने लगा। क्या सच में सोनल के पार्ट टाइम जॉब की बात सुनकर उसने ओवर रिएक्ट किया था? फाइनली रोहित की तरफ घूमते हुए उसने पूछा, रोहित बहुत देर से तुम यहाँ खड़े होकर मुझे लेक्चर दे रहे हो, खड़े खड़े हाथ पैर अकड़ गए होंगे ना तुम्हारे, चलो अब थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लो। कहते हुए उसने जमीन पर पड़े सारे सामान की तरफ अपनी आंखों से इशारा किया। रोहित के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। उसने परेशान होकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, बट सर माय ऑर्डर इज फाइनल, चलो अभी शुरू हो जाओ। सिद्धार्थ ने उसके ऊपर कोई मौसी ना दिखाते हुए कहा। रोहित ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके फाइन सर, अब आपने ऑर्डर दिया है, मानना तो पड़ेगा ही। मन ही मन उड़ते हुए वो सिद्धार्थ के फैलाए हुए कचरे की सफाई में लग गया। इतनी मेहनत से उसने सिद्धार्थ को उसका कंप्यूटर तोड़ने से रोका था, सोनल को लेकर उसकी सारी गलतफहमियां दूर की, उसका मूड ठीक किया, और इनाम में उसे क्या मिला? सफाई का काम। अब वो सिद्धार्थ के केबिन की सफाई कर रहा था। उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है ऑफिस में। दूसरी तरफ सिद्धार्थ एकदम आराम से अपनी चेयर पर बैठकर रोहित के काम खत्म होने का वेट कर रहा था। सेनेट यूनिवर्सिटी की तरफ से लाइब्रेरी के फंड के लिए कोई एप्लीकेशन आया था क्या?
रोहित ने कुछ पल के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, अब आया तो था मगर आपने उसे रिजेक्ट कर दिया था, और अगर अब मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं तो? सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कान के साथ रोहित को देखते हुए पूछा। अब क्या क्या मतलब सर? रोहित ने एकदम से कंफ्यूज होते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने एक झटके से उठकर अपना सोच ठीक करते हुए कहा, हम इसी वक्त सेनेट यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। सिद्धार्थ की BMW इस वक्त तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ रही थी। सिद्धार्थ अपने फोन में बिजी था। ड्राइविंग सीट पर इस वक्त रोहित था, जो अब तक ये सोच सोचकर ही परेशान हुआ जा रहा था कि आखिर सिद्धार्थ को अचानक से सेनेट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतना इंटरेस्ट कहां से आ गया। मिस्टर उत्कर्ष रॉय कपूर हालांकि इस मामले में काफी आगे रहते थे। कपूर इंडस्ट्रीज के CEO की पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने काफी सारे चैरिटी वर्क्स किए थे और अभी भी कर रहे थे, मगर सिद्धार्थ का स्वभाव इससे एकदम जुदा था। अब तक रोहित ने सिद्धार्थ के बारे में बस यही देखा था और जाना था कि सिद्धार्थ का फोकस हमेशा सिर्फ इस बात पर रहता था कि पैसा कैसे कमाना है और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। चैरिटी जैसे कामों को अब उसने पूरी तरह अपने पापा के ऊपर छोड़ दिया था। फिर आखिर आज अचानक उसमें इतना चेंज कैसे आ गया? गाड़ी सेनेट यूनिवर्सिटी के गेट पर आकर रुक गई। वहां एंट्रेंस पर ही मिस्टर अग्निहोत्री खुद उन दोनों का वेलकम करने के लिए खड़ी थी। आइए आइए कपूर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मिस्टर अग्निहोत्री ने एकदम गर्मजोशी से उन दोनों का स्वागत करते हुए कहा। उनके साथ यूनिवर्सिटी के और भी कुछ लोग थे जो डेफिनेटली वहाँ के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ के आने की खबर सुनकर उन लोगों ने सुबह से ही अपना बोया बिस्तर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर डाल रखा था। जैसे ही सिद्धार्थ अपनी गाड़ी से बाहर आया, मिस्टर अग्निहोत्री ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और एक्साइटेड होकर एक्चुअली उसका हैंडशेक करने लगे। सिद्धार्थ अचानक से उनके इस तरह से हाथ पकड़ने से जरा हड़बड़ा गया था, मगर फिर उसने तुरंत खुद को संभालते हुए एक स्माइल के साथ जवाब दिया, थैंक यू मिस्टर अग्निहोत्री। रोहित ने गाड़ी से बाहर निकलकर सामने देखा तो एकदम से सरप्राइज रह गया। कम से कम 15-20 लोग वहां उन दोनों को वेलकम करने के लिए हाथों में बुके लिए खड़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पीछे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स भी एक लाइन से उनको वेलकम करने के लिए हाथों में बुके लिए खड़े हैं? ये सोचकर ही रोहित एकदम से कलप गया था। अपना शक दूर करने के लिए उसने हल्के से साइड होते हुए सामने खड़े लोगों के पीछे एक नजर मारी, मगर वहां और किसी को ना देखकर फाइनली उसने एक राहत भरी सांस ली। मिस्टर कपूर, ये सारे लोग हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं। जब इन्हें पता चला कि आप आ रहे हैं तो ये भी आपके वेलकम के लिए मेरे साथ यहाँ आ गए। मिस्टर अग्निहोत्री ने अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए सब पर एक नजर मारी और बस अपना सिर हिला दिया। मिस्टर अग्निहोत्री ने एक नजर आसमान की तरफ डालते हुए कहा, अब यहाँ बाहर गर्मी बढ़ती जा रही है, आप मेरे साथ अंदर चलिए, हम आराम से ऑफिस में बैठकर सारी बातें डिस्कस करेंगे। ऑफिस में पहुंचकर मिस्टर अग्निहोत्री ने सिद्धार्थ को अपनी सीट ऑफर की और खुद उसके सामने पड़े सोफे पर बैठ गए, मगर वहां पर ज्यादा जगह नहीं थी, सो साथ आए हुए बाकी के कुछ लोग वहीं चुपचाप खड़े हो गए थे। उनमें से ज्यादातर लोग उम्र में सिद्धार्थ से कई गुना बड़े थे, मगर फिर भी वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसके सामने खड़े रहे। सिद्धार्थ को इन सबकी आदत थी, सो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पूरी शालीनता के साथ चेयर पर बैठकर एक नजर उसने पूरे ऑफिस पर डाली। उसकी दाईं तरफ की दीवार पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ्स लगी हुई थी। जाहिर है वो सभी सेनेट यूनिवर्सिटी के बेस्ट स्टूडेंट्स थे। उनके फोटो के साथ उनके नाम और उनकी अचीवमेंट्स भी वहीं लिखी हुई थी। उसने एक नजर उन तस्वीरों पर डाली और जैसे कि उसे उम्मीद थी, उन तस्वीरों के बीच उसे सोनल की तस्वीर भी दिखाई दी गई। सोनल की तस्वीर पर नजर पड़ते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मन ही मन उसने सोचा, चलो कहीं तो अच्छा काम कर रही है ये लड़की, एटलीस्ट मेरा नाम तो खराब नहीं करेगी। ये तस्वीर शायद 2 साल पुरानी थी। सोनल ने इसमें एक व्हाइट कलर का सलवार कमीज पहन रखा था और रिबन के साथ 2 चोटियां भी बना रखी थी। सामने की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए वो एकदम से किसी प्यारी सी मासूम बच्ची के जैसे लग रही थी। मिस्टर अग्निहोत्री ने जब सिद्धार्थ को उन तस्वीरों की तरफ देखते हुए देखा तो तुरंत उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उन्होंने थोड़ा प्राउड फील करते हुए कहा, ये हमारी यूनिवर्सिटी के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। कहते हुए वो उन तस्वीरों के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने सबसे पहली तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे देख रहे हैं मिस्टर कपूर, ये अपने टाइम में हमारी यूनिवर्सिटी का बेस्ट स्टूडेंट हुआ करता था। फिलहाल ये सीएम के पर्सनल एडवाइजर्स की टीम में शामिल है। और इस स्टूडेंट को देख रहे हैं मिस्टर कपूर, कि आज इंडिया का टॉप लॉयर है। अपने पूरे करियर में एक भी केस नहीं गंवाया है इसने। सिद्धार्थ ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए अपना सिर हिलाया, मगर इससे पहले कि मिस्टर अग्निहोत्री किसी और स्टूडेंट के बारे में बताते, उसने डायरेक्टली सोनल की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, और ये कौन है? रोहित की नजर जब उस तस्वीर पर पड़ी जिसकी तरफ सिद्धार्थ ने अपनी फिंगर से पॉइंट किया हुआ था, तो उसका तो जैसे दिमाग घूम गया। फटी की फटी निगाहों से वो कभी उस तस्वीर को तो कभी सिद्धार्थ को देखे जा रहा था। भले ही तस्वीर 2 साल पुरानी थी, मगर रोहित ने भी देखते ही सोनल को पहचान लिया था। जी मिस्टर कपूर, मैं वहीं आने वाला था। मिस्टर अग्निहोत्री ने तुरंत सोनल की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, As you can see, ऊपर वाले ने इस लड़की को न केवल खूबसूरत बनाया है बल्कि साथ ही इसे बहुत शार्प ब्रेन भी दिया है। यहाँ के एंट्रेंस टेस्ट में इसने पूरे इंडिया में फर्स्ट पोजीशन ली थी। तब से लेकर अब तक इसने हमेशा स्टडीज में अच्छा परफॉर्म किया है और अपने इसी परफॉर्मेंस के दम पर ही ये हर साल स्कॉलरशिप भी लेती आ रही है। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई थी, मगर तभी उसकी नजर मिस्टर अग्निहोत्री के ऊपर पड़ी, जो अब तक सोनल की तस्वीर को घूरे जा रहे थे। उनकी नजरों को देखकर सिद्धार्थ के दिमाग में न जाने क्यों हजारों सुइयां एक साथ चुभने लगी थी। और फिर क्या कहा था उन्होंने अभी अभी? ऊपर वाले ने इस लड़की को बहुत खूबसूरत बनाया है। अचानक से सिद्धार्थ इमेजिन करने लगा कि मिस्टर अग्निहोत्री हर रोज ऑफिस आने के बाद सोनल की तस्वीर को ऐसे ही देखते रहते हैं। ये सोचकर ही उसे जैसे झटका सा लगा। उसकी मुट्ठियां एकदम से कस गईं और उसने एक ही पल में डिसाइड कर लिया, नहीं, इस फोटो को तो वो यहाँ किसी कीमत पर नहीं रहने देगा। खून का एक घूंट पीते हुए सिद्धार्थ ने अपने इमोशंस और गुस्से को उठाकर दूसरी साइड रखा और फिलहाल उस बात पर फोकस किया जिसके लिए वो यहाँ तक आया था। मिस्टर अग्निहोत्री, क्यों ना अब हम इन्वेस्टमेंट और लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बातों पर कुछ डिस्कस कर लें? सिद्धार्थ ने अपना गला साफ करते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मिस्टर अग्निहोत्री तो उसे अपने और भी स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स गिनवाना चाहते थे, मगर सिद्धार्थ की बात सुनकर तुरंत खुश होते हुए वापस आकर सोफे पर बैठ गए। ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर, मैंने डिजिटलाइज्ड लाइब्रेरी से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, क्या आप उन्हें एक बार देखना चाहेंगे? वैसे तो मैंने काफी कुछ आपको अपनी एप्लीकेशन वाली फाइल के साथ ही भेज दिया था, मगर अब इन कुछ दिनों में मैंने इस बारे में और भी अच्छी बातें खोज निकाली हैं। श्योर,
मिस्टर अग्निहोत्री का ध्यान सोनल की फोटो पर से हटने के बाद सिद्धार्थ ने फाइनली राहत की सांस ली थी। ये देखिए मिस्टर कपूर, इसमें आपको हमारे करंट सिचुएशन से रिलेटेड पूरा डेटा मिल जाएगा। हमारी जो भी नीड्स हैं उन पर फोकस करते हुए मैंने एक रफ बजट भी तैयार किया है। कहते हुए मिस्टर अग्निहोत्री ने एक फाइल सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दी। सिद्धार्थ ने एक नजर फाइल में पड़े डॉक्यूमेंट्स पर डाली और उसे सामने पड़े टेबल पर पटक दिया। उसके इस बिहेवियर से मिस्टर अग्निहोत्री जरा सा चौंक गए थे, मगर सिद्धार्थ के सपाट चेहरे को देखकर उसके मन में क्या चल रहा है ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। सो उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, अब आप अगर इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लेकर आम से चेयर के साथ पीठ टिकाते हुए पूछा, तो अपनी लाइब्रेरी को और बड़ा बनाने और उसे डिजिटलाइज करने के लिए आपको 25 करोड़ की जरूरत है? जी, मिस्टर अग्निहोत्री ने परेशानी से अपने गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं अभी कुछ दिनों पहले इंडिया से बाहर कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज के विजिट के लिए गया था। वहां जाकर मैंने महसूस किया कि हमारी लाइब्रेरी उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। जो फैसिलिटीज और जिस लेवल की बुक्स वहां अवेलेबल हैं उस मामले में हम अब भी बहुत पीछे हैं। सो मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ इंडिया में भी अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाऊंगा और इनमें कम से कम 25 करोड़ तो लग ही जाएंगे। मिस्टर अग्निहोत्री ने सिद्धार्थ के सामने ये जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि इन सब में पर्सनली उनका कोई फायदा नहीं है। वो ये सब सिर्फ स्टूडेंट्स की भलाई के लिए करना चाहते हैं। सो अपनी बात को और मजबूत करने के लिए उन्होंने आगे कहा, मैंने इसके लिए गवर्नमेंट से भी मदद के लिए गुजारिश की थी, मगर इस काम में आने वाले खर्च को देखते हुए सरकार ने मेरी मांग को ठुकरा दिया। इसीलिए मुझे प्राइवेट कंपनीज की मदद लेनी पड़ रही है। अब उन्हें भी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि लाइब्रेरी बनाने में होने वाले खर्च को देखकर कहीं सिद्धार्थ भी पैसे देने से मुकर ना जाए। सो उन्होंने लगभग रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अब मैं जानता हूँ मिस्टर कपूर, कपूर एंटरप्राइजेस दुनिया की टॉप की कंपनीज में शुमार है और फिर मिस्टर उत्कर्ष रॉय कपूर लगातार चैरिटी वर्क्स भी करते रहते हैं, मगर मुझे ये भी पता है कि एक एक पैसा किसी भी कंपनी को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप भी अपना पैसा सही जगह लगाना पसंद करेंगे जहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट मिले। अगर आपको 25 करोड़ ज्यादा लग रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत कर सकते हैं। पहले हम लाइब्रेरी का केवल एक हिस्सा ही बनवाएंगे, इसके बाद आगे के बजट की जो भी प्लानिंग होगी उसे मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। मिस्टर अग्निहोत्री ने सिद्धार्थ को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहा, कपूर इंडस्ट्रीज के पास श्योरली पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट सिद्धार्थ एशिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में से एक था, लेकिन फिर भी आखिर बिना किसी प्रॉफिट के कोई किसी को 25 करोड़ देने के लिए क्यों राजी होगा? सो मिस्टर अग्निहोत्री आप कोशिश कर रहे थे कि अगर सिद्धार्थ उन्हें पूरे 25 करोड़ ना भी देना चाहे तो उन्हें कपूर इंडस्ट्रीज की तरफ से एटलीस्ट 10 करोड़ तक की मदद मिल जाए। इससे कम से कम उनका काम तो शुरू हो ही जाएगा। आफ्टर ऑल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सिद्धार्थ ने एक बार अपनी भौं से कोड़ते हुए मिस्टर अग्निहोत्री की तरफ देखा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और उसके कश लगाते हुए दोबारा पलटकर मिस्टर अग्निहोत्री की तरफ देखा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी यूनिवर्सिटी के लिए 25 करोड़ की रकम भी अफोर्ड नहीं कर सकता? सिद्धार्थ की आवाज में नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। सिद्धार्थ की बातों में छुपी नाराजगी को महसूस कर एसी चेंबर में बैठे होने के बावजूद मिस्टर अग्निहोत्री के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कमरे में मौजूद बाकी सारे लोग भी सिद्धार्थ के सवाल से जरा टेंशन में आ गए थे। मिस्टर अग्निहोत्री का गला सूखने लगा था। कहाँ वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाले सिद्धांत को फॉलो कर रहे थे, मगर यहाँ समथिंग के चक्कर में उन्हें अपने हाथों में नथिंग आता नजर आ रहा था। उन्हें लग रहा था अब सिद्धार्थ इस बात से नाराज होकर कहीं वापस ना चला जाए। सो तुरंत उन्होंने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए खुद को संभाला और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर, 25 करोड़ तो आपके लिए मामूली सी रकम है। अनफॉर्चुनेटली मुझ में ही इतनी समझ नहीं है कि मुझे आपसे कैसे बात करनी है। आई एम सो नर्वस। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने आधी जली हुई सिगरेट को सामने पड़े कप में डाल दिया और अपना सूट ठीक करते हुए चेयर से उठ गया। उसे उठता देखकर मिस्टर अग्निहोत्री का दिल बैठ गया। अमीर और पावरफुल लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, कब किस बात पर उनका मूड खराब हो जाए और फिर उन्हें मनाना और पत्थर पर अपना सिर मारना दोनों लगभग एक ही चीज होती है। मगर उन्होंने कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं कह दी थी कि सिद्धार्थ इस तरह वहां से उठकर चला जाए। सिद्धार्थ को अपनी चेयर से उठता देखकर वहां खड़े बाकी के लोगों के चेहरे पर भी घबराहट नजर आने लगी थी। मिस्टर अग्निहोत्री इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए काफी लंबे वक्त से कोशिश कर रहे थे। वहां इस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको मिस्टर अग्निहोत्री ने इस लाइब्रेरी के लिए स्पॉन्सर खोजने के लिए काफी टाइम से हर तरफ दौड़ा रखा था। हर बार जब वो उनसे आकर ये कहते थे कि कोई भी इस काम के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें घंटों मिस्टर अग्निहोत्री के गुस्से और लेक्चर्स को झेलना पड़ता था। जब उन सबको ये पता चला कि खुद सिद्धार्थ रॉय कपूर ने इस काम में इंटरेस्ट दिखाया है तो उन सबने राहत की सांस ली थी। अगर सिद्धार्थ इसके लिए पैसे देने को तैयार हो जाए ना तो उन्हें और किसी से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर अब सिद्धार्थ को इस तरह बीच मीटिंग से उठता देखकर सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्द से जल्द 1000 लाइक पहुंचाएं और फेवरेट स्टोरी का नाम कमेंट में बताएं।